मुल्क में हर साल 70 अरब रुपए से जायद टैक्स सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर चोरी कर रहा है और ये टैक्स चोरी न सिर्फ मुल्की खजाने पर बोझ है बल्कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट की राह में भी बड़ी रुकावट है। UNDP की साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर 189 में से 154 नंबर पर है। सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से होने वाली सालाना 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी ऐसी रकम है जो अगर कौमी खजाने में जमा हो तो मुल्क में ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम किया जा सकता है और शहरियों को तालीम, सेहत और मुआशी मौके ज्यादा बेहतर तरीके से फराहम किए जा सकते हैं। सवाल ये है कि मुल्क में टैक्स चोरी का कल्चर बैरूनी सरमायाकारी को क्या नुकसान पहुंचा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बेहतर पाकिस्तान में खुशामदीद। हम सब जानते हैं कि एक मजबूत इकॉनमी और मईशत किसी भी मुल्क की ताकत की बुनियाद है। आज वही मुल्क ताकतवर समझे जाते हैं और अपनी अलहदा एक नज़रियाती या फिर अपनी अलहदा एक वजूद को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं जो मुआशी तौर पर मुस्तहकम। और मईशत का बड़ा गहरा ताल्लुक है इस चीज़ के साथ कि तमाम रेवेन्यूज़, टैक्स कलेक्शंस जो हैं वो बर वक्त हो रही हों और मतलूबा मिकदार में हो रही हों। और वहाँ पर इसका एक इन्वर्सली जो ताल्लुक है, रिलेशन है, प्रोपोर्शन है, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ बैरूनी सरमायाकारी, जिससे मुल्क में रोज़गार के मौके समेत बहुत सारी ऐसी खुशहाली, तरक्की का और मईशत का पहिया चलता है। सो आज हम इस ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से होने वाले सालाना 70 अरब से जायद के खसारे के तनाजुर में। और बातचीत के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फरहत रसूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन बेहतर पाकिस्तान। आपने PhD की है इकोनॉमिक्स में और मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। और आप UMT में उस्ताद भी हैं। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, जैसे हम कह रहे थे कि मुल्क की मईशत को बेहतर रखने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अहमियत और ज़रूरत कितनी है और क्या है? ओके, थैंक यू सो मच। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसका मुल्क की जो GDP है या इनकम है या जिसे आप ताकत कह रही हैं उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो किसी भी इकोनॉमी की जो GDP है या उसकी जो नेशनल इनकम है उसके लिए जो है कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में बेसिक कंपोनेंट भी समझा जाता है। आप किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन को उठा के देखें, जब तक इनिशियल जो है ना कैपिटल नहीं, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा ताल्लुक जो है प्रोडक्टिविटी के साथ है। लेट्स से हम कहते हैं दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वाई सम कंट्रीज आर रिच एंड वाई सम कंट्रीज आर पुअर। और सेकंड क्वेश्चन है ग्रोथ पैटर्न्स अक्रॉस द वर्ल्ड वेरीज। जैसे आप देखें कि कभी जो है चाइना पाकिस्तान के बराबर खड़ा था और आज चाइना पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। तो ये बेसिकली ग्रोथ पैटर्न्स, उसके ग्रो करने का जो पैटर्न है वो पाकिस्तान से डिफरेंट है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि किसी भी इकोनॉमी की जो है उसका जो इनकम लेवल है वो क्या है और उसका देन ग्रोथ पैटर्न क्या है, और इसका डायरेक्ट लिंक है लिविंग स्टैंडर्ड के साथ। तो लिविंग स्टैंडर्ड किसी भी कंट्री का तब इम्प्रूव होगा जब उसकी यहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स एवेजेंस का प्रॉब्लम का शिकार है। हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम डिज़ायर्ड जो टारगेट है हमारा उसे हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे है या फॉरेन लोन्स के ऊपर आ जाता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है, क्योंकि इससे जो मेजर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके अंदर क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स होंगे। वो इन्वेस्टर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और डेफिनेटली उसके साथ कुछ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे लेके आएंगे। तो वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स जो हैं वो हमारे जैसे मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स के साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस लेके आना है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और उनको टेक्नोलॉजी भी चाहिए जिसके साथ वो प्रोडक्शन करेंगे। तो जब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे।
मैं और भी बहुत सारी ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ पे बहुत ही अच्छी बड़ी कंपनीज सिर्फ इसलिए पाकिस्तान छोड़ के चली गई कि सिस्टम में एक फेयर ऑनेस्ट तरीके से काम करने की गुंजाइश नहीं थी। रिश्वत और करप्शन और बदउनवानी इतनी ज़्यादा है कि वो टैक्स एवेजन के बगैर चलने ही नहीं देते थे किसी भी कंपनी को। हमारा बेसिकली हमारे टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसके और दूसरा जो है यहाँ पे ईज टू बिजनेस डूइंग, वो मतलब अभी काफ़ी हद तक उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी स्टिल मतलब वर्किंग में है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी सक्सेस रेशो नहीं है। दूसरे हमारे यहाँ कुछ एनर्जी क्राइसिस वगैरह थे जो ना, जिसकी एनर्जी शॉर्टफॉल्स थे, जिसकी वजह से जो है हमारे बेसिकली ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ज़्यादातर ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो ना ये 20s के डेकेड में जो ना यहाँ से मूव कर गई। तो बेसिकली रीज़न उसमें जो है ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न टैक्स आप कह सकते हैं टैक्स कल्चर का डिफ़िकल्ट होना, कॉम्प्लेक्स होना, या उसके अंदर जो है करप्शन आप कह सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे और हमारी यहाँ से कैपिटल आउटफ्लोज हो गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ना, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, तो डेफिनेटली लोगों की इनकम समहाउ लोगों की इनकम जो है वो बढ़ेगी, वो सर्वाइवल में आएंगे। जब इनकम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना हो जाए तो इस इकोनॉमी की एक ब्यूटी ये कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर को सपोर्ट करता है। लेट्स से एक इंडिविजुअल की इनकम का इंक्रीज होना, एक फैमिली की इनकम का इंक्रीज होने से क्या होगा कि उसकी सेविंग्स कहीं ना कहीं उसकी सेविंग्स आएंगे। वो सेविंग्स जब पुश करेंगी आपके मुल्क के डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को, तो कहीं फिर हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंस है फॉरेन लॉन्स पे या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तो एक साइड पे इकोनॉमी का आप यूँ कह सकते हैं कि इकोनॉमी का एक पहिया चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी ताज़ा मिसाल जो है आपके सामने सी पैक है। सी पैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो स्टार्ट किया गया, ये बेसिकली ये भी एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक फॉर्म है। तो इसमें आप देखें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी वजह से काफ़ी डेवलप हुआ है और काफ़ी फॉरनर्स यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, वो अपनी स्किल्स जो हैं वो लोगों के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इससे हमारी वर्क फोर्स जो है उनकी भी स्किल्स पॉलिश्ड होंगी, हम मैक्रो स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करेंगे। उससे इतना बड़ा जुल्म भी हो रहा है और उसके साथ तरक्की भी चल रही है, दुनिया में इसकी कोई मिसाल मिलती है? दुनिया में इसकी मिसाल आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ही आपको इसकी मिसाल मिलेंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिस तरह पाकिस्तान है या मतलब कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो उनके यहाँ ये मिसाल आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने टाइमली अपने आप को अवेयर किया है या वो इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बांग्लादेश का हवाला दिया, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो यहाँ से मतलब इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, जो अपने यहाँ करप्शन बदनवानी को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड कि उनके जब तक वो करप्शन या बदनवानी को या टैक्स एवेजन की जो बीमारियां हैं उनको अपने हाथ से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो तरक्की नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान अभी तक इस चीज़ की रियलाइजेशन में नहीं आया कि वो जो है ना इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हम इस करप्शन और जो है ना टैक्स एवेजन वगैरह से को जो है ना मतलब अवॉइड करें, ताकि हम भी रियल सेंस में जो है ना कहीं पे प्रोडक्टिव हो जाएं। तो बाकी आपने ये सिगरेट इंडस्ट्री में जो बात की है 70 अरब टैक्स एवेजन की सालाना ऑलमोस्ट 80 बिलियन रुपीस जो है ना 80 बिलियन रुपीस, तो ये 80 बिलियन रुपीस बहुत ज़्यादा खसारा है डेफिनेटली, क्योंकि हम जहाँ पे एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, नो डाउट कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एक साइड पे काम भी कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना वो टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस इन दोनों प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली एक लीगल वे है टैक्स अवॉइड करने का, जबकि टैक्स एवेजन जो है ये एक इलीगल वे है। तो टैक्स अवॉइडेंस जो है ये बेसिकली क्या है कि आपके लॉ के अंदर जो लीगल लॉज हैं उनके अंदर जहाँ पे कहीं पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पे फिर वो स्ट्रेटजीज सर्च करते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज जिनको यूज़ करते हुए वो लॉ के अंदर से जो है ना मतलब अपने लिए टैक्स अवॉइड करने की जो है ना स्ट्रेटजीज को जो है ना यूज़ करते हैं और उस तरीके से टैक्स अवॉइड करते हैं। लेकिन इन दोनों प्रैक्टिसेस का अल्टीमेट जो नतीजा है वो क्या है कि टैक्स रेवेन्यूज़ का कम हो जाना। तो टैक्स रेवेन्यूज़ जब कम होंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे जो है ना प्रोवाइड कर सकती है मुल्क को, तो गवर्नमेंट वीक हो जाएगी। गवर्नमेंट वीक होगी तो डेफिनेटली हमें बहुत से दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ेगा।
हमें हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, बजट डेफिसिट में चला जाएगा और मुल्क का पहिया चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से पैसा तो लाना पड़ेगा। जैसे आप देखें कि हमारी करंट गवर्नमेंट जब आई है तो उनका क्लेम था कि ख़जाना खाली है। तो ये ख़जाना जब खाली था तो डेफिनेटली हमारे पीएम साहब ने सऊदी अरेबिया, टर्की, डिफरेंट कंट्रीज़ के पास गए कि हमें विदाउट गोइंग टू वर्ल्ड बैंक जो है हमें कहीं से जो है ना कैपिटल मिल जाए और हम अपने इकोनॉमी को चलाने के काबिल हो जाएं, जो मुमकिन नहीं हुआ और हमें डेफिनेटली हमें IMF के पास जाना पड़ा। तो अच्छा, ये भी बताइएगा, अभी आप एक्सप्लेन कर रही हैं कि टैक्स की चोरी का और गुर्बत का डायरेक्ट ताल्लुक है। टैक्स चोरी होगी जिन ममालिक में, वहाँ अवाम बदहाल होंगे, परेशानी होगी, गुर्बत होगी, मसाइल ज़्यादा होंगे और वसाइल जो है वो कम होंगे। ये भी बताइएगा कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है मईशत का और टैक्स कलेक्शन का, इसको भी थोड़ा सा मज़ीद और एक्सप्लेन कर दें। और एक इतनी बड़ी रकम एक सेक्टर से अगर चोरी हो रही है तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years, जबकि हम ये देख रहे हैं कि हमने इसी दहाई की बात कर लें तो बांग्लादेश पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका है अपनी टैक्स पॉलिसीज़, अपनी बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन कि हाँ टैक्स अवॉइडेंस सिर्फ एक सेक्टर का, सिगरेट इंडस्ट्री का जो है वो 80 बिलियन रुपीस है। तो हमें अपने टैक्स कल्चर को बेसिकली जो है ना बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम इन खसारों से बच सकें। और इसके लिए जो है ना डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी क्वालिटी मैटर करेगी। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाना होगा, हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ लेके आना होगा ताकि, और जब तक हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर नहीं कर लेते हैं, लेट्स से हम अपने यहाँ करप्शन और टैक्स एवेजन जैसे प्रॉब्लम्स को अगर ख़त्म कर लें तो हमारे, मेरा ख्याल है कि 90% प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात की कि इकोनॉमिक्स में एक इंडिकेटर के बेहतर होने से मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि इसकी ब्यूटी ये कि एक इंडिकेटर बेहतर होगा तो वो दूसरी साइड्स को भी बेहतर करेगा। अब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो उसको बेसिकली लाने का मकसद यही होता है कि मुल्क में कहीं ना कहीं बेहतरी आना शुरू हो जाए और वो बेहतरी जो है वो दूसरे सेक्टर्स को भी जो है ना बेहतर करे कि ताकि हमारा अपना जो हमारा लोकल सेक्टर है वो भी डेवलपमेंट की तरफ आ जाए और हम लोग अपने जो कोर प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, या आप कह सकते हैं कि अदर इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ना अपने ऑन पे जो है ना सॉल्व कर सकें। बिल्कुल सही। आपने तो बीच में गुफ्तगू में 80 बिलियन की जो रकम है वो 70 मिलियन से जायद के इस्तारे के तौर पे यूज की, लेकिन जो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80 बिलियन एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रही थी। इसका मतलब है ये बढ़ रही है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये चोरी अगर इसी तरह बढ़ती रही एक सेक्टर में, सिगरेट के गैर कानूनी सेक्टर से अगर 70 अरब से 80 अरब पे पहुंच गई और इसी तरह से विज़ावी बाकी सेक्टर्स भी, हम कहाँ स्टैंड करेंगे? व्हाट डज इट इंडिकेट? ये किस चीज़ की पेशगोई है? एग्जैक्टली हम फर्दर इससे भी वर्स कंडीशन में चले जाएंगे क्योंकि जैसे मैंने अभी बात की कि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे और जो इवन के हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अपने मुल्क में नहीं ला सकेंगे क्योंकि जब इन्वेस्टर अनसर्टन हो जाएगा ही विल फील कि मतलब यहाँ पे तो जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप करप्शन है। पाकिस्तान को आपने सुना होगा कि ग्रे लिस्ट में जो है ना मतलब हम लोग 1-2 साल से चल रहे हैं। तो वो क्या है कि हम बेसिकली करप्ट कंट्री है हमारा। तो यहाँ पे जब फॉरेन इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट लेके आएगा तो वो इस चीज़ में सबसे पहले कंसर्न होगा कि यहाँ की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो किसी स्ट्रांग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। तो जब वो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे तो फिर आप सोचेंगे हमारे जैसे मुल्कों की क्या सिचुएशन होगी। हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा फॉरेन लोन ले चुके हैं, हमें फर्दर जो है ना उन पर डिपेंड करना पड़ेगा। और वो जो सर्कुलर डेट हैं जिन्हें हम गर्दिशी कर्जे भी बोलते हैं, तो ये गर्दिशी कर्जे और बढ़ते जाएंगे जिससे एक दिन आप ये कह सकते हैं कि हमारी जैसी इकोनॉमीज का दिवालिया हो जाएगा, बहुत से सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, सोशल क्राइम यहाँ पे बढ़ जाएगा और सोशल क्राइम के बढ़ने से पॉवर्टी मजीद जो है ना सीवियर होगी। सही। और ये जो है ये कोई बहुत ग्लूमी पिक्चर है, ये बहुत ग्रिम पिक्चर है जो कि अब स्मगलर्स जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अफगानिस्तान बॉर्डर है हमारे साथ, इंडियन बॉर्डर है। इंडियन बॉर्डर पे तो चलो थोड़ी सी मतलब अकाउंटेबिलिटी फिर भी है, ईरान। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो स्मगलिंग के जो रास्ते हैं वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ ज़्यादा जो है ना वो हैं।
तो हमें स्मगलिंग को स्टॉप करना होगा, क्योंकि जब तक हम स्मगलिंग को या टैक्स एवेजन वगैरह को स्टॉप नहीं करेंगे तो हम अपने गवर्नमेंट रेवेन्यूज इंक्रीज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को 70 बिलियन या फिर 310 बिलियन रुपीस को स्टॉप करने के लिए डेफिनेटली इस करप्शन को, टैक्स एवेजन को और स्मगलिंग जैसे इश्यूज को कंट्रोल करना होगा। और वो जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे हम अब बेहतरी की तरफ नहीं आ सकते। हम इस बुरी सिचुएशन में तो जा सकते हैं लेकिन बेहतरी की तरफ कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल, दैट्स दैट। सो यहाँ पे अब एक ब्रेक के लिए रुकना है और उसके बाद फिर मिलते हैं। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती। इसकी एक वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 70+ अरब की टैक्स चोरी। अब खसारा बस उगारा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फरहत रसूल से, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और यूएमटी में पढ़ाती भी हैं। बड़ी गहरी नज़र है इनकी माशियात के ऊपर। और आज हम टैक्स चोरी का और अपनी मुल्क की गुर्बत का, बदहाली का ताल्लुक और रिलेशन जो है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया में ना ताकतवर हुए जिना कर दाने उना कमले भी सियाने, ये पूरी दुनिया के माइट इज़ राइट। जो ताकतवर है, जो मजबूत है, उसी के सारे जो है असूल होंगे, उसी के कवानीन होंगे, उसी की पासदारी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एग्जैक्टली। तो मुझे बताइएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं उस बदहाली की, मईशत की बदहाली की, इसके साथ सर्वाइवल और उसके साथ स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका क्या तनाजुर है? आप उसको कैसे देखती हैं एज इकोनॉमिस्ट? टैक्स एवेजन बेसिकली आपको जो है मुआशी बदहाली की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज़ जो है ना वो उसके कम होने से गवर्नमेंट जो है वो अपने टारगेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा नहीं करेगी। मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो ना वो सीवियर हो जाएगी। तो मैक्रो स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें जो है ना सबसे पहले जो है हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को जो है ना कम करना होगा, क्योंकि जब तक फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होगा तब तक हम जो है अदर सेक्टर्स को इग्नोर ही करेंगे, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। हम कहाँ से हेल्थ सेक्टर को पैसे देंगे, कहाँ से एजुकेशन को देंगे जब है ही नहीं, खजाना ही खाली। बिल्कुल खजाना खाली। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे अपना बजट कम कर रही है, हेल्थ साइड पे बजट कम कर रही है। नो डाउट कि कोरोना की वजह से हमें अपने हेल्थ सेक्टर पे बजट को इंक्रीज करना पड़ा। इसी तरह अगर आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, या आपने इवन इन तीनों चीज़ों को अगर मैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ लिंक करूं तो क्या है कि हम लोग 152 से 154th पोजीशन पे चले गए। मतलब हमारी जो HDI के अंदर UNDP की जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो उसमें हम मतलब कमी आ गई है, तनज़ुली है, उसमें कमी आ गई है। तो ये एक इंडिकेटर है कि हम, क्योंकि उसके मेन इंडिकेटर हैं हेल्थ, एजुकेशन और आपकी जो है नेशनल इनकम। तो हमारी नेशनल इनकम भी आपके सामने कम हो रही है। एजुकेशन सेक्टर हमारा जो है वो बुरी तरह उस जो है ना शिकार है। तो हम अपने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मेजर सिटीज़ के अंदर, आप कराची को देख लें, लाहौर को देख लें या किसी भी सिटी को देख लें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी फिस्कल डेफिसिट के साथ लिंक कर रहे हैं। ठीक है। तो जब तक फिस्कल पॉलिसीज़ नहीं होंगी प्रॉपर, जो है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी। और पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनती? क्योंकि फाइनेंस नहीं है। जब वो पॉलिसीज़ बनाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं से उनके लिए जो है बजट को सेट करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप इतना जैसे एलोक्वेंटली सारे मसले को
एड्रेस कर रही हैं। आपके ख्याल में इनका एहसास नहीं है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है? इप्सॉस की अभी जो रिपोर्ट जिसको आपने भी रेफ़र किया अपनी गुफ्तगू में, जो आंखें खोल देने के लिए बहुत काफ़ी है कि सिगरेट के गैर कानूनी जो सनत है इसका टैक्स चोरी 70 अरब से बढ़कर 80 अरब तक जा पहुंची, और अगर 5 सनतों को मिला ली जाए तो 310 अरब की चोरी है सालाना। सो ये एक बहुत बड़ी रकम। इसकी कोई नज़ीर दुनिया में कहीं मिलती है? पहले तो एज इकोनॉमिस्ट आपको कहीं इतनी बड़ी चोरी जो है नज़र आती है? 5.8% जो है जीडीपी वो एज आ टैक्स रेवेन्यू लॉस जो है वो जा रहा है टैक्स एवेजन की वजह से, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज जहाँ पे जिसमें यूके है, जापान है, फ्रांस वगैरह ये कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे इसकी रेशो ऑलमोस्ट 2.5 है। तो अगेन ये एक आलमगीर मसला है, टैक्स एवेजन हर कंट्री के अंदर है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है। हमारे जैसे मुल्कों में लूप होल्स ज़्यादा हैं। ये बताइएगा कि फिर पॉलिसीज़ में आप देखती हैं कमी, या आप इन्फोर्समेंट में कमी देखती हैं? एज इकोनॉमिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी कि इस साइकिल को, इस मसले को बेहतर बनाने के लिए क्या तजावीज़ हैं? तो हमें अकाउंटेबिलिटी साइड पे ज़्यादा फोकस करना होगा। हमें मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन वगैरह को जो ना करना होगा कि हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप किसी भी एक छोटे से प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लें कि एक रोड बन रही है और उस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी करप्शन होती है। और अगर आप टैक्सेस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक तो पहले नंबर पे इंडस्ट्री रही नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो हमेशा टैक्स अवॉइड, टैक्स एवेजन इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ के लोगों की प्रैक्टिसेस हैं। हमारे यहाँ करप्शन इतनी रूट कॉज जो है करप्शन है, क्योंकि टैक्स अवॉइड करना भी करप्शन है ना, या फिर टैक्स अवॉइड एवेजन जो है ये भी करप्शन है। वो जो आपको स्मगलिंग को, अंडरग्राउंड इकोनॉमी को ब्लैक इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगी, और आप जो है ना अनड्यू प्रॉफिट्स जो है ना वो अर्न करेंगे, और ये अनड्यू प्रॉफिट्स जो हैं वो आपकी इकोनॉमी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। सोशल अनरेस्ट होगा, क्योंकि आपकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनफेयर हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी, जिसे हम इनकम इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। और अमीर अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब तर होता जाएगा। और आप देखें कि हमारा जो अमीर है, जो एलीट क्लास है, दे आर एंजॉयिंग एवरी फैसिलिटी ऑफ लाइफ, बट ऑन द अदर साइड पुअर लोग जो हैं वो खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। उनके पास पानी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों, करप्शन और बदनवानी की वजह से जो है वो टैक्स चोरी की वजह से हो रही है। बिल्कुल हो रही सही। है। हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में नई यूनिवर्सिटीज फंड्स में कमी के बाइस नहीं बन पाती। इसकी वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 77 अरब रुपए की टैक्स चोरी। 200 से ज्यादा ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में बिकते हैं, जबकि एक पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 63 रुपए है। अगर ये टैक्स चोरी ना हो तो हम हर साल 22 नई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। अब खसारा बस खुदारा। वेलकम बैक। बेहतर पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और डॉक्टर फ़रहत रसूल हमें बता रही हैं एज एन इकोनॉमिस्ट कि क्या ताल्लुक़ है ये जो सालाना 70 अरब से ज़ायद सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से टैक्स चोरी हो रही है, और जिसके लिए हम बेहतर पाकिस्तान में कह रहे हैं कि अब खसारा बस खुदारा। तो इस हमारी लाइन के पीछे क्या कहानी है वो डॉक्टर फ़रहत रसूल हमें समझा रही हैं बहुत खोल के। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके ख़्याल में ये जो तजावीज़ जो आप देना चाहें जिसके साथ टैक्स चोरी रुक सके,
जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं हमें उनके लिए टैक्स रेजीम्स को इंट्रोड्यूस करवाना होगा ताकि जो है हमारी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो टैक्स कलेक्शन है वो फेयर हो सके और वो टाइमली हो सके, ताकि हमारा जो कौमी खसारा है उसका जो हुजम है या उसका जो साइज़ है वो कम से कम हो सके। सेकंड ये है कि हम जो हमारे टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं हमें उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं या ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं हमें उनके लिए टैक्स इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करवाने होंगे ताकि सोसाइटी के अंदर जो है टैक्स पे करने का एक कल्चर प्रमोट हो सके, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि वो टैक्स पे करें और टैक्स पे करने से उनको ये बेनिफिट्स आएंगे। और हम भी कुछ सजेस्ट जो है वो करते होते हैं हिंसा कहानी में अपने देखने वालों को, और फरहीन हिंसा कहानी में आज हमें बताएंगी कि ये अब जो 80 अरब तक पहुंच चुका है खसारा टैक्स चोरी की सूरत में सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से, अगर इसको बचा लिया जाए तो कितने टैक्स स्टार्टअप्स जो हैं वो मुल्क में कायम हो सकते हैं और उसके नतीजे में क्या रेवोल्यूशन आ सकता है। सो देखते हैं हिंसा कहानी। हिंसा कहानी में आज मैं बताऊंगी कि अगर मुल्क में सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से सालाना 70 अरब रुपए से जायद का टैक्स चोरी ना हो तो हम कितने नए टेक स्टार्टअप्स को हर साल सपोर्ट कर सकते हैं। टेक स्टार्टअप्स जैसा कि ऊबर, करीम, फूड पांडा, चीते, ज़मीन.com, फिंजा, बाइकिया और दूसरे ऐसे ई बिजनेसेस ने हमारी जिंदगियों में मस्बत तब्दीलियां रोनुमा करने के साथ आसानी भी फराहम की है। मैकेंजी एंड को की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान को 140 मिलियन नौजवान आबादी के साथ एशिया की तेज तरीन तरक्की करती मईशत कहा गया है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2010 से अब तक मुल्क में 720 टेक स्टार्टअप्स शुरू किए गए, जिनमें से 67% कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। टेक्शॉ वेबसाइट के मुताबिक चीते ने अपना स्टार्टअप $750,000 यानी 11 करोड़ 60 लाख रुपए में शुरू किया। इसका मतलब है 70 अरब रुपए में इसी हजम के साथ 602 स्टार्टअप्स हर साल शुरू करवाए जा सकते हैं। मुल्क में अगर सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से सालाना 70 अरब रुपए से जायद का टैक्स हर साल चोरी ना हो तो हम टेक बिजनेसेस को सपोर्ट करके न सिर्फ मुल्क में रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं बल्कि मईशत की तरक्की की रफ्तार को भी बढ़ा सकते हैं। जी, आपने देखा डॉक्टर फरहत, वही बातें जो आप कह रही हैं, हिंसा कहानी ने भी वही फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे साथ दिए हैं। यानी अगर हम इस सालाना 70 अरब से जायद की टैक्स चोरी रोक लें तो हर साल 600 से ऊपर तकरीबन 602 के करीब टैक स्टार्टअप्स जो हैं इनको सपोर्ट कर सकते हैं और कितने रोजगार के मौके पैदा होंगे, कितनी रेवोल्यूशन आएगी आपके यहाँ पे, कितना प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके अपने यहाँ। पावर्टी एलिवेशन के लिए हमारे यहाँ एहसास प्रोग्राम है, पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड जो है उनके थ्रू जो है हम सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकते हैं। अगर हम अपना ये रेवेन्यू लॉस जो है इसे फुलफिल कर लें, इसे रिकवर कर लें तो हम अपने मुल्क में बहुत सी जगहों पर बेहतरी लेके आ सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहत साहब, आप तशरीफ़ लाई और आपने हमारे साथ शेयर किया है। और इनके खूबसूरत मैसेज के साथ ही मैं भी आपसे इजाज़त लूँगी टिल नेक्स्ट एपिसोड। और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्क्रीन पे आपके साथ शेयर हो रहे हैं। आप इनमें किसी के भी ऊपर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी तजावीज़, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, हम उनके मुंतज़र रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ट्विटर हैंडल पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए या बेहतरपाकिस्तान.com पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।